नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है जीएनटी स्पेशल का, जहां पर आज हम उस शख्सियत को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के साथ दोस्ती का यादगार रिश्ता निभाया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे हमारे बीच नहीं रहे हैं। सुबह एक चुनावी सभा के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। शिंजो आबे की हत्या के आरोपी यामागामी पुलिस की गिरफ्त में है। आरोपी से लगातार पूछताछ चल रही है और उसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। नारा शहर के निशी पुलिस स्टेशन में पूछताछ में उसका पूरा इतिहास खंगाला जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच शिंजो आबे जैसे नेता का जाना जापान के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जापान से लेकर हिंदुस्तान तक शिंजो आबे को आज याद किया जा रहा है। तारीख 8 जुलाई 2022। वक्त भारतीय समय अनुसार सुबह 8 बजे। जगह जापान का नारा शहर। रोज धरती पर सबसे पहले उजाला देखने वाले जापान में आज सुबह होते ही मानो अंधेरा हो गया। जापान के नारा शहर में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई। शिंजो आबे नारा में एक चुनावी सभा के दौरान भाषण दे रहे थे कि अचानक गोलियों की तेज आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। चुनावी सभा की छोटी सी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मंच के दाईं ओर से धुएं का एक गुबार नजर आया। शिंजो आबे जमीन पर गिरे पड़े थे। सुरक्षाकर्मी उनकी तरफ दौड़े। चुनावी सभा की छोटी सी भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग तब तक सब कुछ समझ चुके थे कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला हुआ। दरअसल आबे जब भाषण दे रहे थे तो एक शख्स कम भीड़ के बावजूद उनके मंच के बेहद नजदीक आ गया। भीड़ का फायदा उठाकर वो शिंजो आबे के पीछे आकर खड़ा हो गया। शिंजो आबे मंच पर खड़े होकर जैसे ही भाषण देने लगे, हमलावर ने उन पर गोलियां चला दी। दूसरी गोली लगने के बाद शिंजो आबे नीचे गिर पड़े। बहुत क्लोज रेंज से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पीछे से गोली मारी गई और ये 12, 16 या 24 उनको उसमें 7.62 mm के जो के स्लग्स हैं वो लगे और इसीलिए डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के समय बताया कि उनके कोई वाइटल साइंस उस समय नहीं थे। ना हृदय की गति सुनाई दे रही थी, ना रक्तचाप था। घटना के तुरंत बाद शिंजो आबे को हार्ट अटैक भी आ गया। मेडिकल स्टाफ ने उन्हें तुरंत सीपीआर दिया, लेकिन खबरों के मुताबिक एयरलिफ्ट किए जाते वक्त उनकी धड़कनें नहीं चल रही थी। 67 साल के शिंजो आबे को अस्पताल में वर्ल्ड क्लास मेडिकल सुविधाओं के बीच पहुंचाया गया, जहां शिंजो आबे कई घंटों तक जिंदगी की जंग लड़ते रहे। लेकिन आखिरकार दोपहर 2 बजते बजते सांसों की मियाद खत्म हो गई। शिंजो आबे दुनिया को अलविदा कह गए। आबे पर हमले के तुरंत बाद हमलावर को हिरासत में लेकर हथियार बरामद कर लिया गया। हमलावर की पहचान 41 साल के यामागामी तेत्सुआ के रूप में हुई है। हमले की तस्वीरों को देखते हुए जानकारों का मानना है कि इस वारदात के लिए डबल बैरल शॉटगन का इस्तेमाल किया गया, एक ऐसा हथियार जिसका इस्तेमाल आम तौर पर अपराधी करते हैं। हैरानी की बात यह है कि जापान में गन कल्चर नहीं है और गन रखने के नियम कानून काफी सख्त हैं। इसके बावजूद एक शख्स गन लेकर पूर्व पीएम के पास पहुंच जाता है और उन पर गोली चला देता है।
जापान विश्व में कुछ ऐसे चुनिंदा देशों में है जहां हथियार खरीदना या रखना लगभग असंभव है, बेहद मुश्किल है और इसके लिए कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये जो टेस्ट होता है ये आपकी शिक्षा से लेकर आपकी मानसिक स्थिति, इन सब का आकलन होता है और उसके बाद ही किसी को हथियार मिलते हैं। तो लगभग असंभव है निजी तौर पर और खास तौर पर प्रोहिबिटेड बोर के हथियार रखना। और इसीलिए जिस व्यक्ति ने जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को असैसिनेट किया, उनकी हत्या की, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि एक सॉर्ड शॉटगन यानी एक जो दुनाली बंदूक थी उसको आगे से उसकी नाल को काटकर उसने एक हथियार बनाया था और एक के बाद एक 2 गोलियां चली थी। जापान का जो रूरल इलाका है या गांव के इलाके हैं वहां पर कुछ लोगों को हथियार रखने की अनुमति खासतौर पर तब दी जाती है जब वहां पर किसी परिस्थिति से उनको निपटना हो और अपने खेतों की सुरक्षा करनी हो, केवल उन्हीं परिस्थितियों में। तो क्या वहां से इसके पास हथियार है या क्योंकि ये जापान की जो मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स या जापानी नौसेना है उसमें 2002 और 5 के बीच तैनात था, वहां से इसके पास हथियारों की ट्रेनिंग और वहां से कुछ जानकारी मिली। अभी पूछताछ के बाद ही ये स्थिति साफ होगी। शिंजो आबे जापान में सबसे ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता थे। सिर्फ 52 साल की उम्र में वो देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। उनकी आर्थिक नीतियों की दुनिया भर में सराहना हुई। पश्चिमी देशों के साथ लुकिंग ईस्ट नीति की तरफ भारत के झुकाव के पीछे भी शिंजो आबे का बहुत बड़ा किरदार रहा है। यही वजह रही कि जब शिंजो आबे अस्पताल में रहे तब तक जापान के साथ साथ सारा हिंदुस्तान भी उनके स्वस्थ होकर घर लौटने की दुआ कर रहा था। लेकिन दुआओं की डोर छिटक गई। जापान के सर्वप्रिय नेता, भारत के दोस्त शिंजो आबे हमेशा के लिए अनंत में विलीन हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अपने करीबी दोस्त के निधन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दुखी हैं। 9 जुलाई को भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती जग जाहिर रही है और ये नजदीकी उस समय से है जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 2012 में शिंजो आबे दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री बने और इधर 2014 में नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये घनिष्ठता और बढ़ी और उसके बाद दोनों की मुलाकात का सिलसिला इस कदर बढ़ा कि शिंजो आबे अब तक सबसे ज्यादा बार भारत दौरे पर आने वाले जापान के प्रधानमंत्री बन गए थे। इन दौरों के समय कई यादगार लम्हों को दुनिया ने देखा। आज शिंजो आबे की गैर मौजूदगी में भारत में उन पलों को याद किया जा रहा है। यूं तो जापान और भारत के बीच रिश्ते पहले से मजबूत थे, लेकिन शिंजो आबे ने भारत और जापान की दोस्ती को नया चेहरा दे दिया। शिंजो आबे का भारत से खासा नाता रहा है। वो जापान के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा बार भारत आए। अपने पहले कार्यकाल में आबे 2006 में पहली बार भारत आए थे। उस समय उन्होंने भारत में संसद को संबोधित किया था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो इसके बाद भारत और जापान की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो गया। इसके बाद दो देशों और राष्ट्राध्यक्षों की दोस्ती कूटनीतिक प्रोटोकॉल की सीमा तोड़कर आत्मीय रिश्तों में बदल गई। 2014 में शिंजो आबे गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। गणतंत्र दिवस पर यह सम्मान पाने वाले वो पहले जापानी पीएम थे। उसी साल अगस्त में पीएम मोदी जापान के दौरे पर गए, जहां भारत और जापान के बीच ग्लोबल भागीदारी के कई समझौते हुए। अगले ही साल यानी 2015 में शिंजो आबे रिटर्न ट्रिप पर भारत आए। पीएम मोदी उन्हें अपने साथ अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले गए। काशी में शिंजो आबे ने पीएम मोदी के साथ मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सेदारी की। दोस्ती का यह विहंगम नजारा देखने लायक था जब विश्व के दो बड़े नेता एक साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे।
गुरुभ्यो नमः पयस्तानान्ते मुच्योरकस्तानम्। इसी दौरे पर शिंजो आबे ने वाराणसी इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर की घोषणा की थी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जापान ने 186 करोड़ रुपए की मदद की थी। तभी तो पिछले साल जब वाराणसी में पीएम मोदी ने रुद्राक्ष का उद्घाटन किया तो उस खास मौके पर वो अपने दोस्त आबे को याद करना नहीं भूले। एक और व्यक्ति है जिनका नाम लेना मैं भूल नहीं सकता। जापान के ही मेरे एक और मित्र शिंजो आबे जी। मुझे याद है शिंजो आबे जी जब प्रधानमंत्री के तौर पर काशी आए थे तो रुद्राक्ष के आइडिया पर उनसे मेरी लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत ही अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा। इसके बाद जापान का जो कल्चर है, उनका गुण है, चिर परिचित उनकी विशेषता है परफेक्शन और प्लानिंग। इसके साथ इस पर काम शुरू हुआ। शिंजो आबे और मोदी की इस दोस्ती का रंग साल 2017 में तब और गाढ़ा हो गया जब आबे अहमदाबाद के दौरे पर आए। ये रोड शो ऐसे वक्त में हुआ था जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाला था। तब गुजरात की धरती पर शिंजो आबे का भव्य स्वागत हुआ था। अहमदाबाद एयरपोर्ट से साबरमती आश्रम के बीच 8 किलोमीटर लंबे रास्ते पर आबे के स्वागत में लोक कलाकारों ने खूब रंग जमाया था। आबे के लिए भारत की लोक कलाओं और संस्कृति के रंगों को इतने करीब से देखने का ये पहला मौका था। रोड शो के बाद आबे ने साबरमती आश्रम में खासा वक्त बिताया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की यादों के आगे श्रद्धा से शीश झुकाए थे। शिंजो आबे के कार्यकाल के दौरान ही अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को लेकर भारत जापान के बीच डील हुई। भारत में ये बुलेट ट्रेन जापान की मदद से बन रही है। इस प्रोजेक्ट में 1.08 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इनमें से 88,000 करोड़ रुपए जापान लगा रहा है। कोई ऐसा दोस्त, ऐसी बैंक नहीं मिल सकती जैसे भारत को अबे शान जैसा दोस्त मिला है। दोस्त जापान जैसा दोस्त मिला। अगर कोई ये कहे कि बिना ब्याज के ही लोन ले लो और 10-20 नहीं 50 साल में चुकाना, तो कोई यकीन करेगा क्या? लोगों को ऐसा बैंक नहीं मिलते, लेकिन भारत को ऐसा दोस्त मिला है जिसने बुलेट ट्रेन के लिए 88,000 करोड़ रुपया 88,000 करोड़ रुपीस सिर्फ 0.1% ब्याज दर से ये बुलेट ट्रेन के लिए पैसा देने का फैसला किया। इस डील के बाद 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए तो पीएम मोदी ने न सिर्फ आबे के साथ बुलेट ट्रेन में सफर किया बल्कि कावासाकी में बुलेट ट्रेन फैक्ट्री का दौरा भी किया। अगर देखा जाए तो बुलेट ट्रेन को लेकर भारत का जापान के साथ समझौता दोनों देशों के संबंधों के बीच नई ऊंचाइयों का प्रतीक था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत के लिए बेहद अहम है। इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शिंजो आबे ने जो समझौता किया वो काफी महत्वपूर्ण था। शिंजो आबे ने भारत को मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए न केवल जरूरी राशि मुहैया कराना सुनिश्चित किया बल्कि इस समझौते में लोन को लौटाने की समय अवधि भी 25 साल की जगह 50 साल रखी गई। इसके अलावा शिंजो आबे ने भारत में स्वच्छस भारत मिशन के लिए अपनी सरकार का सहयोग देने की पेशकश भी की थी। साथ ही शिंजो आबे के शासनकाल में ही जापान और भारत के द्विपक्षीय सामरिक संबंधों को भी बहुत मजबूती मिली। भारत और जापान के बीच असैन्य परमाणु समझौता इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल थी। लेकिन अपने जापानी दोस्त की इस दोस्ती की भारत ने भी खूब कद्र की। भारत ने पिछले साल ही जापानी पीएम शिंजो आबे को देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाजा।
2001 में जापानी रक्षा मंत्री होसोई नोरोता के बाद शिंजो आबे दूसरे जापानी राजनेता थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। भारत अपने दोस्त शिंजो आबे को हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जापान की सियासी जमीन पर शिंजो आबे की मजबूत पकड़ थी। जापान के लोगों के साथ शिंजो आबे का गजब का कनेक्शन था। उनके नाम सबसे ज्यादा समय तक जापान का प्रधानमंत्री बने रहने का भी रिकॉर्ड है और उन्होंने 2020 में प्रधानमंत्री से पद से इस्तीफा जरूर यहां पर दिया था, लेकिन अपनी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में वो पूरी तरीके से सक्रिय रहे थे। इन दिनों वो 10 जुलाई को जापान में होने जा रहे उच्च सदन के चुनाव के लिए प्रचार में लगे हुए थे। दरअसल शिंजो आबे की राजनीतिक समझ और उनकी पकड़ के पीछे सियासत की वो तालीम थी जो कि बरसों तक उन्हें अपने घर में ही हासिल हुई थी। जापान से हिंदुस्तान तक आज शिंजो आबे की शख्सियत को याद किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त शिंजो आबे की याद को सोशल मीडिया पर साझा किया है। शिंजो आबे के सम्मान में भारत में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। दरअसल शिंजो आबे का व्यक्तित्व ही ऐसा था। वो जिससे भी मिलते थे अपनी छाप जरूर छोड़ते थे। शिंजो आबे जहां भारत के लिए भरोसेमंद दोस्त साबित हुए, तो वहीं उनके अपने देश जापान की सियासत में वो किसी विशाल वटवृक्ष जैसी हैसियत रखते थे, जिसकी छांव तले पिछले कई सालों से जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी फलती फूलती आ रही थी। 67 साल के शिंजो आबे पहली बार 2006 से 2007 के दौरान जापान के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद 2012 से 2020 तक लगातार 8 साल उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री जापान की सत्ता संभाली। सबसे लंबे समय तक जापान का प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिंजो आबे के नाम है। इससे पहले रिकॉर्ड उनके चाचा इसाकू सैतो के नाम था। 21 सितंबर 1954 को जापान में जन्मे शिंजो आबे एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जापान की सियासत में उनका परिवार दूसरे विश्व युद्ध के समय से दखल रखता है। शिंजो आबे के नाना नोबुसुके किशी ने दूसरे विश्व युद्ध में देश की सेवा की थी। युद्ध के दौरान जापानी प्रधानमंत्री हिदेकी टोचो की सरकार में वो मंत्री रहे थे। युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका ने वॉर क्राइम का दोषी मानते हुए किशी को जेल में डाल दिया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। 1955 में किशी ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना में मदद की। 1957 से 1960 तक किशी जापान के प्रधानमंत्री रहे। तो वहीं शिंजो आबे के दादा कान आबे जमींदार थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सांसद थे, जबकि उनके पिता शिनतारो आबे 1958 से 1991 तक सांसद और मंत्री रहे थे। यानी राजनीति के मैदान में उतरने से पहले शिंजो आबे की शुरुआती ट्रेनिंग अपने घर पर ही हुई थी। दादा नाना से लेकर पिता तक राजनीति के धुरंधर खिलाड़ियों से उन्होंने सियासी दांवपेच सीखे। शिंजो आबे ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेकेई के स्कूल से की थी। उन्होंने 1977 में सेकेई यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका से लौटने के बाद शिंजो आबे ने एक कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन कुछ समय बाद नौकरी छोड़कर राजनीति के मैदान में उतर गए। 1991 में पिता की मौत के बाद 1993 में पहली बार सांसद चुने गए। 26 सितंबर 2006 को आबे पहली बार 52 साल की उम्र में जापान के प्रधानमंत्री बने। फुमिमारो कोनोए के बाद आबे जापान के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। ये बात और है कि चुने जाने के 1 साल बाद ही खराब तबीयत के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर दौर आया 2012 का, जब जापान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई। तब के प्रधानमंत्री योशिहिको नोडा ने संसद भंग कर दी और दोबारा चुनाव करवाए। इस बार चुनाव में शिंजो आबे मजबूती से आगे आए। आबे की पार्टी ने 480 में से 294 सीटों पर जीत दर्ज की। 26 दिसंबर 2012 को आबे दूसरी बार जापान के प्रधानमंत्री बने। लगभग 8 साल तक सत्ता के शीर्ष पर रहने के बाद अगस्त 2020 में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया। जापान में 10 जुलाई को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। शिंजो आबे इन दिनों उसी प्रचार में जुटे हुए थे। उनका अचानक चले जाना लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। जापान में शिंजो आबे जैसे नेता की कमी को कई सालों तक महसूस किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो इसी के साथ जीएनटी स्पेशल में फिलहाल इतना ही।